हेलो स्टूडेंट। तो आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 1, बिजनेस स्टडी, क्लास 12th, जिसका नाम है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। सबसे पहले मैनेजमेंट होता क्या है। मैनेजमेंट एक्चुअल में ये एक प्रोसेस है जिसमें काम होता है इफ़ेक्टिवली, हम अचीव करते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को। इसका मतलब ये हुआ कि हम टास्क अचीव करते हैं, जो हमारा गोल है हम उसको अचीव करते हैं और उसको इफ़िशेंटली अचीव करते हैं। इसमें दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है, इफ़ेक्टिवली एंड इफ़िशेंटली। तो इसमें टास्क हम अचीव भी करते हैं। अगर हमें 2000 शर्ट्स बेचनी है, हम 2000 शर्ट्स को बेच भी पा रहे हैं और उसके साथ साथ हम उसमें जो कॉस्ट आ रही है उसको भी रिड्यूस कर रहे हैं। दैट इज़ कॉल्ड मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ वर्किंग विद एंड थ्रू अदर्स टू इफ़ेक्टिवली अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। हम अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर पाते हैं बाय एफिशिएंटली यूजिंग लिमिटेड रिसोर्स विद चेंजिंग एनवायरनमेंट। और अपने रिसोर्सेज को साथ साथ यूज़ करके उसको प्रॉपर इफ़िशिएंटली यूज़ करने का मतलब यही हुआ कि उसमें कम से कम कीमत लगा आए। जो हम चीज़ें कर रहे हैं, हमारे रिसोर्स जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल या कोई भी चीज़ है, उसका हम कम से कम यूज़ करें, कॉस्ट उसकी कम से कम करें और उसके बाद अपने जो ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव कर पाते हैं। तो दैट इज़ कॉल्ड मैनेजमेंट। अब इफ़ेक्टिवनेस और एफिशिएंसी में क्या डिफरेंस होता है। इफ़ेक्टिवनेस अभी मैंने बताया था कि टास्क का हो जाना, टास्क डन। अगर किसी को हमने बोला कि आपको 5000 शर्ट्स प्रोड्यूस करनी है विद इन 3 मंथ्स, तो उसने टास्क को अचीव कर लिया है, चाहे उसने 3 मंथ्स लगाया हो या 4 मंथ लगाया हो। टास्क को अचीव कर लिया, दैट इज़ कॉल्ड इफेक्टिव है, वो इफेक्टिवनेस कहा जाएगा इसको। तो इफेक्टिवनेस इन मैनेजमेंट कॉन्सर्न विद द डूइंग द राइट टास्क, कंप्लीटिंग एक्टिविटीज़ एंड अचीविंग गोल्स। और अगर एफिशिएंसी की बात की जाए तो एफिशिएंसी में ऐसा होता है कि टास्क भी अचीव होता है और मिनिमम कॉस्ट होती है, यानी कि उसकी कॉस्ट कम आती है, उतनी कॉस्ट नहीं आएगी। उसने 5000 शर्ट्स भी बना ली और टाइम भी कम लगाया है, 3 मंथ से कम लगाया है, और हो सकता है कि उसने कॉस्ट भी कमी आई हो। मशीनों मशीनों में धागे कम लगे हों या कुछ डिफरेंट वे में तैयार करना, प्रिंटिंग का खर्चा कम आना। तो ये सारी चीज़ें होती हैं एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी में ये होता है कि टाइम भी कम लगा और टास्क जो दिया था वो टारगेट भी पूरा हो गया। तो दैट इज़ कॉल्ड एफिशिएंसी। तो ये होता है इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी। अब है करेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर्स क्या होते हैं मैनेजमेंट के। पहला होता है गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। जब भी हम मैनेजमेंट को बनाते हैं तो उसका मेन मकसद ही यही होता है कि हम अपने टारगेट को अचीव कर पाएँ, अपने गोल्स को अचीव कर पाएँ। मैनेजमेंट जो होता है वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। ऐसा नहीं है कि आज हमने कर लिया उसके बाद नहीं करना, ये कंटिन्यू चलता रहता है। जैसे अगर कोई बच्चा है स्कूल जाता है तो उसका टाइम 8 बजे का है, तो वो 8 बजे एक दिन के लिए नहीं है, वो हमेशा चेंज होता रहता है। मैनेजमेंट ऑल परवेजिव, यानी कि मैनेजमेंट आप कोई भी सेक्टर में बात कर लो, स्पोर्ट्स में, एग्रीकल्चर में, आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की बात कर लो, स्कूल्स में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स की बात कर ली जाए, कंपनीज़ में, उनमें सब में मैनेजमेंट की प्रेजेंस होती है। मैनेजमेंट एक इंटेंजिबल फोर्स है जिसको हम देख नहीं सकते, लेकिन इसके आउटपुट को फील कर सकते हैं। ठीक है, मतलब जैसे अगर हमने मैनेजमेंट करके किसी कंपनी ने बहुत अच्छा रिवेन्यू अर्न कर लिया, तो उसके रिवेन्यू से हमें पता चलेगा कि उसका मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा था, ना कि हम उसको देख पाएँ। मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी होती है, कोई अकेला जो इंसान होता है वो मैनेजमेंट नहीं करता। ये एक ग्रुप एक्टिविटी होती है, साथ में की जाती है, सारे लोग मिलकर कोऑर्डिनेट करते हैं, तब ये मैनेजमेंट होता है। मैनेजमेंट एक डायनेमिक फंक्शन है, यानी कि अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन हम इसको चेंज करते रहते हैं। मैनेजमेंट इज़ मल्टी डायमेंशनल, ये हर एक जगह है। जैसे कि परवेज़िव था, मतलब हर एक सेक्टर में है, इंस्टीट्यूट में, स्कूल्स में, मतलब किसी भी चीज़ में आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ये मल्टी डायमेंशनल्स है। ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं मैनेजमेंट के। 3 तरह के ऑब्जेक्टिव होते हैं, एक होता है ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल और पर्सनल। तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव यही होता है कि कंपनी चलती रहे, ठीक है, और कंपनी को रोकना ना पड़े। तो इसको फर्दर हमने अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। तो इसमें कंपनी हमारी एक्सपेंड करे, ग्रो करे, प्रॉफिट हो, ये सारी बातें होती है ऑर्गेनाइजेशनल में। सोशल में होती है कि हम अपनी सोसाइटी के बारे में भी सोचते हैं।
और पर्सनल में होती है जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं उनके बारे में भी सोचा जाता है। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव की बात की जाए तो ये मेन ऑब्जेक्टिव होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, वो अपने कंपनी के बारे में, या कोई अगर कंपनी है वो अपने बारे में पहले सोचेगी। और ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में होता क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन टू यूटिलाइज ह्यूमन एंड मटेरियल्स रिसोर्सेज टू द मैक्सिमम पॉसिबल एडवांटेज टू फुलफिल द इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। तो इसके थ्रू अपने इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव पूरे हो जाएं, यूटिलाइज़ करना ह्यूमंस को और मटेरियल्स को जिससे अपने इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव फुलफिल्स हो जाएं। और इसके अंदर कुछ और चीज़ें हैं जैसे कि सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ, जो इसके ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को पूरा करती हैं। सर्वाइवल का मतलब ये होता है कि इतना रिवेन्यू कमा लिया जाए कि हमारी कॉस्ट कवर हो जाए। अगर कोई कंपनी है उसका खर्चा 1 लाख रुपए आ रहा है तो सबसे पहले वो यही सोचेगी कि 1 लाख रिकवर हो जाए। फिर सेकंड में आता है कि कुछ प्रॉफिट हो जाए ताकि हम अपने बिज़नेस को एक्सपेंड भी कर पाएँ। और थर्ड, अगर प्रॉफिट हो गया तो हम अपने बिज़नेस को ग्रो करने के बारे में सोचते हैं। सोशल ऑब्जेक्टिव क्या होता है, तो पिछला मैंने आपको बता दिया ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। तो ऑर्गेनाइजेशनल में सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ, ये भी मैंने बता दिया। तो ये 3 तरह के होते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल, पर्सनल। ऑर्गेनाइजेशनल हमारा हो चुका, अब है सोशल। सोशल में क्या होता है, सोशल में हम देखते हैं कि एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैज़ अ सोशल ऑब्लिगेशन टू फुलफिल दिस इंक्लूड्स, मतलब कि सोसाइटी के बारे में सोचना, यूजिंग एनवायरनमेंट फ्रेंडली मेथड, यानी कि कहीं पे फैक्ट्री ऐसी लगाना जो पॉल्यूशन ना कर रही हो, लोगों को नुकसान ना हो। गिविंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी टू द डिसएडवांटेज सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, यानी कि जिन लोगों को जॉब नहीं मिल रही, जॉब क्रिएट करना, अपनी सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करना। हिल स्टेशंस, कई ऐसे रिमोट एरियाज़ होते हैं वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन जाती है जिससे जॉब मिलते हैं लोगों को, तो वहाँ पे सोसाइटी के बारे में सोचना। प्रोवाइड बेसिक अमेनिटीज़ लाइक, जो उनके अंदर एम्प्लॉयज़ उसमें काम कर रहे हैं उनके लिए स्कूल, मेडिकल फैसिलिटीज़ वगैरह अवेलेबल कराना, प्रोवाइड करना, ये होता है सोशल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल क्या होता है, अपने एम्प्लॉयज़ के बारे में सोचना। तो पर्सनल ऑब्जेक्टिव आर कंसर्न विद सेटिस्फाइंग डाइवर्स नीड्स ऑफ द एम्प्लॉयज़, सच एज फाइनेंशियल नीड्स, उनकी सैलरी देना, पर्क्स देना। सोशल नीड्स सच एज पी रिकॉग्निशन, पी रिकॉग्निशन लाइक फैसिलिटीज़ होती हैं, मेडिकल्स, फ्लैट्स वगैरह, ये सारी चीज़ें, गाड़ियाँ, ये सब दिए जाते हैं, ये होता है पर्सनल ऑब्जेक्टिव। हायर लेवल ऑफ नीड्स में उनका ग्रोथ करना, प्रमोशन दे देना, ये सारी चीज़ें होती हैं। फिर उसके बाद है इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट में क्या होता है, इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट में, अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट है तो उससे उस ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी बढ़ेगी, प्रॉपर यूटिलाइजेशन होगा रिसोर्स का, और कंपनी आगे ग्रो कर पाएगी। ठीक है। उसके बाद मैनेजमेंट क्रिएट डायनेमिक एनवायरनमेंट। तो मैनेजमेंट एक फ्लेक्सिबल एनवायरनमेंट क्रिएट करता है। जैसे मान लो जीएसटी आया, तो जिस ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट अच्छा होगा वो उसको काफ़ी अच्छे से ऑब्जर्व कर सकती है, लेकिन जिस ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट अच्छा नहीं होगा उसे काफ़ी दिक्कतें आएंगी। मैनेजमेंट हेल्प करती है अचीविंग ग्रुप गोल्स, मतलब ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में मैनेजमेंट हेल्प करता है। जो हमारा टास्क है या जो हमारा ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करने में मैनेजमेंट हेल्प करता है। मैनेजमेंट हेल्प इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव, तो यहाँ पे पर्सनल ऑब्जेक्टिव को भी अचीव करने में हेल्प मिलती है। जो लोग एम्प्लॉयड हैं उनको भी फ़ायदा मिलता है। मैनेजमेंट हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटीज़, तो जो सोसाइटी है उनके लिए भी फ़ायदेमंद होता है। और जो हमारे सोशल फैक्टर्स हैं जैसे कि सोसाइटी, मतलब क्वालिटी गुड्स प्रोड्यूस करना, इन सब चीज़ों में भी मैनेजमेंट से काफ़ी हेल्प मिलती है। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, 3 तरह के लेवल्स होते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल। टॉप लेवल जो होता है उसके अंदर सीईओ आ जाता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ मार्केटिंग ऑफिसर, ये सारे आ जाते हैं। मिडिल लेवल जो हो गया, ये लिंक होता है टॉप और लोअर लेवल में, जिसे हम ऑपरेशनल सुपरवाइजरी भी बोलते हैं। इसके अंदर जैसे आपके ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, डिपार्टमेंटल्स होता है ये। बेसिकली ये डिपार्टमेंटल्स होता है। और फिर लोअर लेवल की अगर बात की जाए तो इसमें सुपरवाइजर्स वगैरह होते हैं जो डायरेक्टली टच में होते हैं लेबर्स वगैरह के। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या होता है, टॉप मैनेजमेंट कंसिस्ट द सीनियर मोस्ट एग्जीक्यूटिव्स इफ द ऑर्गेनाइजेशन, एग्जांपल चीफ मार्केटिंग ऑफिसर, सीईओ एटसेट्रा, जो मैंने बताया। फंक्शंस क्या होते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट के, कोऑर्डिनेट करता है एक्टिविटी ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, जो डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट है उनके लिए पॉलिसी जो बनाता है वो टॉप लेवल ही बनाता है, और कोऑर्डिनेशन उनके बीच में जो एग्जिस्ट करवाता है वो भी जो है टॉप लेवल मैनेजमेंट जो होता है उसी का रोल होता है। टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, अगर किसी को ब्लेम किया जाता है, अगर ऑर्गेनाइजेशन में कुछ भी उल्टा हुआ तो वो टॉप लेवल ही होता है।
एनालाइज करता है पूरे बिजनेस एनवायरनमेंट को और इम्प्लीमेंट करता है, इम्प्लीकेशंस भी वही बनाता है और पॉलिसीज़ भी वही बनाता है और एनालाइज करता है कि बिजनेस एनवायरनमेंट कैसा है कैसा नहीं, उसके हिसाब से पॉलिसीज़ बनाता है। तो नीचे लिखा भी है, फॉर्मुलेट ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स एंड स्ट्रेटजीज टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर। तो कोई भी अगर एक्टिविटी हो रही है उसके लिए सीधा सीधा रिस्पॉन्सिबल हम टॉप लेवल को ही मानते हैं। मिडिल लेवल मैनेजमेंट क्या होता है? मिडिल लेवल अभी मैंने बताया था डिपार्टमेंटल होता है, लिंक होता है बिटवीन टॉप एंड लोअर लेवल मैनेजर्स। द मेन टास्क ऑफ मिडिल लेवल मैनेजमेंट टू कैरी आउट द प्लान फॉर्मुलेटेड बाय टॉप लेवल मैनेजमेंट। जैसे इसमें एचआर मैनेजर आ गया, सेल्स मैनेजर आ गया, प्रोडक्शन मैनेजर आ गया, एक्सेट्रा। फंक्शंस क्या होते हैं मिडिल लेवल मैनेजमेंट के? टू इंटरप्रेट द पॉलिसीज मेड बाय टॉप लेवल मैनेजमेंट। जो टॉप लेवल मैनेजमेंट ने पॉलिसीज बनाई हैं उनको इम्प्लीमेंट करने का काम जो होता है वो मिडिल लेवल का होता है। इंश्योर करता है डिपार्टमेंट्स को उनके पास जो उनकी ज़रूरतों की चीज़ें हैं वो अवेलेबल हैं या नहीं है। असाइन करता है नेसेसरी ड्यूटीज़ एम्प्लॉयज़ को, जो भी उनका टास्क है, जो भी उनकी ड्यूटीज़ है उसको असाइन करने का काम जो होता है मिडिल लेवल का होता है। जैसे डिपार्टमेंटल होता है तो वो उनको काम देता है कि आप ये कर लीजिए। टू मोटिवेट देयर एम्प्लॉयज़ टू द रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स, और मोटिवेट करना भी इसका काम होता है एम्प्लॉयज़ को डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, और कॉपरेट करता है विद डिपार्टमेंट, सारे डिपार्टमेंट्स के बीच में कोऑर्डिनेशन भी करता है जिसकी वजह से फॉर्म हमारी ग्रो कर पाती है। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशनल एंड सुपरवाइजरी मैनेजमेंट जो होता है ये लेबर से जो डायरेक्टली टच में होते हैं, जैसे फोरमैन हो गए, सुपरवाइजर्स एक्सेट्रा हो गए, उनका होता है। इसके फंक्शंस क्या होते हैं? टू ओवरसीज द एफर्ट ऑफ वर्कफोर्स, जो भी काम हो रहा है लेबर्स वगैरह जो काम कर रही है उनको देखना कि कहीं वो खाली तो नहीं बैठे हैं, टाइम वेस्ट तो नहीं कर रहे हैं। टू इंटरेक्ट द एक्चुअल वर्कफोर्स, एक्चुअल वर्कफोर्स के साथ इंटरेक्ट भी वही होते हैं। इंश्योर करते हैं क्वालिटी ऑफ आउटपुट, जो वो प्रोडक्शन कर रहे हैं उसकी क्वालिटी क्या है। इंश्योर करते हैं सेफ्टी स्टैंडर्ड आर मेंटेन और नॉट, मतलब कि उनके पास जो है फर्स्ट एड बॉक्स है या नहीं है, प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट है या नहीं है, या उन्होंने प्रिकॉशंस ली हुई हैं कि नहीं ली हुई हैं काम करते वक्त, वो सारी चीज़ें इंश्योर करना जो काम होता है वो सुपरवाइजरी मैनेजमेंट का ही होता है। नेचर ऑफ मैनेजमेंट एज अ आर्ट साइंस एंड प्रोफेशन। हम मैनेजमेंट को आर्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि उसके अंदर कुछ फीचर्स होते हैं आर्ट के जो इन्वॉल्व होते हैं। आर्ट का पहली चीज़ मतलब क्या होता है? आर्ट का मतलब यही होता है जैसे कि क्रिएटिविटी होती है, कोई आर्टिस्ट है तो आर्टिस्ट के अंदर क्या होता है? स्किल्स होती हैं कुछ और नॉलेज होती है जिसकी वजह से वो आर्टिस्ट बन पाता है। तो सेम चीज़ यहाँ पर भी है कि वो कुछ फीचर्स जो हैं इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। साइंस की बात की जाए तो साइंस के फीचर्स हो गए जैसे सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, यूनिवर्सल है साइंस। तो कुछ मतलब फीचर्स जो हैं आर्ट साइंस प्रोफेशन के वो मैनेजमेंट में भी होते हैं जिसकी वजह से हम मैनेजमेंट को एज एन आर्ट साइंस और प्रोफेशन डिफाइन कर पाते हैं। तो सबसे पहले हम आर्ट की बात साइंस की बात करते हैं। तो साइंस एक सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज होती है दैट एक्सप्लेन सर्टेन जनरल ट्रुथ्स और द ऑपरेशन ऑफ जनरल लॉज। जैसे इसके फीचर्स हैं सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज। तो साइंस जो है उसके अंदर एक सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज होती है, एक सिस्टम्स के थ्रू ही चलता है और बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशंस पे ही होती है वो। प्रिंसिपल्स होते हैं कुछ जो एक्सपेरिमेंट से होते हैं और यूनिवर्सल होता है हर जगह है। तो ये तीनों फीचर्स जो हैं मैनेजमेंट में हैं। सिस्टमेटाइज बॉडी ऑफ नॉलेज भी है क्योंकि इसके अंदर जैसे मैनेजमेंट, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, ये सारी नॉलेज है, स्किल्स है जो इंसानों द्वारा बनाई गई हैं। तो इस वजह से इसको हम कह सकते हैं कि ये साइंस है। बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन जो प्रिंसिपल्स में चेंजेस वगैरह आते हैं वो एक्सपेरिमेंट्स पर ही बेस्ड होते हैं। तो वो भी एक साइंस का फीचर है जो मैनेजमेंट में इन्वॉल्व है। यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी, मैनेजमेंट भी हर जगह है। लाइक साइंस, जैसे साइंस हर जगह है वैसे ही मैनेजमेंट भी हर जगह है। तो इस वजह से हम इसको साइंस कह सकते हैं। तो बेस्ड ऑन द अबव फीचर वी कैन से द मैनेजमेंट हैव अ सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइंस। अब मैनेजमेंट एज अ आर्ट की बात की जाए तो मैंने पहले ही बताया जैसे कोई आर्टिस्ट होता है जिसके अंदर स्किलफुल एंड पर्सनल एप्लीकेशंस एग्जिस्ट करती हैं, थ्योरेटिकल नॉलेज होती हैं। तो वो सारी चीज़ें की वजह से जो मैनेजमेंट में भी इन्वॉल्व हैं, जैसे थ्योरेटिकल नॉलेज होती है, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशंस होती है, जैसे अ, लोग होते हैं मैनेजर्स वगैरह होते हैं वो कोई चीज़ अप्लाई करवाते हैं। तो बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी ही मैनेजमेंट हमारा चल रहा है। तो मैनेजमेंट कैन बी सेड टू बी आर्ट साइंस क्योंकि वो ये सारी चीज़ें सेटिस्फाइड कर रहा है। नॉलेज भी है, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशंस भी है और बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी भी है। मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन क्यों है? प्रोफेशन इस वजह से है क्योंकि इसके अंदर जो है कुछ प्रोफेशनल चीज़ें भी हैं। टू मैनेजमेंट इज एग्जामाइंड बिलो वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। जैसे IIM करके कोई बंदा मैनेजर बना तो उसके अंदर एक
वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज होगी। रिस्ट्रिक्ट एंट्री, आईआईएम में एडमिशन हर कोई नहीं ले सकता, उसके लिए एग्ज़ाम वगैरह दिया जाता है, उसको पास करना ज़रूरी होता है। तो इस वजह से हम कह सकते हैं रिस्ट्रिक्ट एंट्री। प्रोफेशनल एसोसिएशन भी इन्वॉल्व होती हैं एआईएम में, ऑल इंडियन मैनेजमेंट मैनेजर्स एसोसिएशंस, जो एक प्रोफेशनल एसोसिएशन है जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। सर्विस मोटिव ये नहीं होता, हम इसमें गुड्स भी प्रोवाइड करते हैं। सो दैट्स वाई कुछ फीचर्स हैं जो मिलते हैं प्रोफेशंस के, तो इस वजह से हम कह रहे हैं कि मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। अब कोऑर्डिनेशन की बात की जाए तो कोऑर्डिनेशन क्या होता है? कोऑर्डिनेशन एक प्रोसेस है बाय विच अ मैनेजर सिंक्रोनाइज द एक्टिविटी ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट टू इंश्योर यूनिटी ऑफ एक्शन एंड हार्मनी एंड इंटीग्रेशन। मतलब मिलकर सारा काम हो पाए। कोऑर्डिनेट मतलब तालमेल। मैनेजर का काम होता है सिंक्रोनाइज द एक्टिविटी ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट, मतलब कि सारे जो डिफरेंट डिपार्टमेंट हैं उनकी एक्टिविटीज़ को लमसम करना, यानी कि सिंक्रोनाइज करना, इकट्ठा करना और एक ताकत बनाना, एक यूनिटी ऑफ एक्शन, मतलब एकता जिसे हम कहते हैं। यूनिटी ऑफ एक्शन मतलब कि सब एक ग्रुप की, एक गोल की तरह, ऑब्जेक्टिव की तरह सबको डायरेक्ट करना कोऑर्डिनेशन के थ्रू, दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन। तो कोऑर्डिनेशन की एक ये डेफिनेशन है। कोऑर्डिनेशन इज द प्रोसेस बाय विच अ मैनेजर सिंक्रोनाइज द एक्टिविटी ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स टू एंश्योर द यूनिटी ऑफ एक्शन, हार्मनी एंड इंटीग्रेशन। यानी कि जैसे ये डिफरेंट डिपार्टमेंट है, ए सेल्स है मान लो, ये परचेज है और ये मार्केटिंग है, तो इनके बीच में कोऑर्डिनेशन, यानी कि कोई भी कॉन्फ्लिक्ट अराइज ना हो, कोई भी डिस्प्यूट ना हो, ये सारा काम जो होता है ये होता है मैनेजर्स का। तो इसी को हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन के फीचर्स क्या होते हैं? इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स, सारा जो ग्रुप है उसके एफर्ट को इकट्ठा करना और प्रॉपर यूटिलाइज करना। इंश्योर यूनिटी ऑफ एक्शन, सबकी डायरेक्शन एक जैसी होना, मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव अचीव करना। ये होता है कंटिन्यूस प्रोसेस, ऐसा नहीं कि आज एक दिन के लिए कोऑर्डिनेशन हो गया कल नहीं होना। परवेजिव है, ये हर जगह है, ये नहीं कोऑर्डिनेशन सिर्फ एक जगह होता है। फैमिलीज में होता है कोऑर्डिनेशन, जिस फैमिली का कोऑर्डिनेशन अच्छा नहीं होता उसमें डिस्प्यूट होते हैं। और आप चाहे क्रिकेट की बात कर लीजिए, चाहे फुटबॉल की बात कर लीजिए, तो वहाँ पे भी कोऑर्डिनेशन होता है फील्ड में। रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हर मैनेजर की, ऑल मैनेजर्स की। अगर कोऑर्डिनेशन अच्छा नहीं है तो सारी कंपनी को ही ब्लेम किया जाएगा, सारे मैनेजर्स को ही ब्लेम किया जाएगा। डेलिब्रेट फंक्शन होता है, यानी कि ये एक से दूसरे में तीसरे में स्प्रेड होता है और उसके हिसाब से ही कोऑर्डिनेशन हो पाता है। नीड क्या होती है? कोऑर्डिनेशन हम क्यों करते हैं? कंपनी तभी ग्रो हो कर सकते हैं, जिस कंपनी का कोऑर्डिनेशन अच्छा नहीं है वो कंपनी कभी भी ग्रो नहीं कर सकती। स्पेशलाइजेशन का फ़ायदा मिलता है, जैसे कि अगर कोई कंपनी है उसका कोऑर्डिनेशन अच्छा है तो उसको स्पेशलाइजेशन का फ़ायदा मिलेगा। मार्केटिंग डिपार्टमेंट जो है वो कोऑर्डिनेट करेगा सेल्स डिपार्टमेंट के साथ, तो वो अच्छे से काम कर पाएंगे। फंक्शनल डिफरेंशिएशन नहीं होगा, यानी कि डिस्प्यूट अराइज नहीं होगा इसकी वजह से। अगर कोऑर्डिनेशन अच्छा है, तालमेल अच्छा है, तो जो खिलाड़ी हैं वो रन आउट नहीं होंगे अगर उनका तालमेल अच्छा है। तो अगर तालमेल अच्छा नहीं होगा तो वो रन आउट हो जाएंगे, तो ये चीज़ भी जो है कम करता है कोऑर्डिनेशन। तो ये थी। आगे हम अगली जो वीडियो होगी उसमें केस स्टडीज़ को भी डिस्कस करेंगे प्रॉपर, तो उससे पहले ये रिवीजन इसका ज़रूरी है। सो थैंक यू।